Haloalkanes give three kind of reaction. जिसमें पहला रिएक्शन आपने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें आपने कुल मिला के 13 रिएक्शंस पढ़े थे और इसकी मैकेनिज्म देखी थी। मैकेनिज्म या तो SN1 रिएक्शन होगा या तो SN2 रिएक्शन होगा। SN1 रिएक्शन मैंने बताया था ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री। 2 स्टेप रिएक्शन, नॉन कंसर्टेड, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K टाइम्स रिएक्टेंट की पावर 1, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 1। यहाँ पर हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते थे, यहाँ पर रिटेंशन होता था, यहाँ पर रेस्माइजेशन या रेस्मिंग मिक्सचर बनता था। यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता था और इसका ग्राफ ये बनता था। ठीक, अब आ जाइए SN2 रिएक्शन। SN2 reaction was given by 1 degree halide, greater than 2 degree halide, then 3। रीजन क्या था, रीजन था यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस कहिए चाहे उसी को क्राउडिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। क्राउडिंग इफेक्ट, 3 डिग्री में क्राउडिंग ज्यादा होगी तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, क्राउडिंग इफेक्ट। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन आता था K टाइम्स रिएक्टेंट की पावर 1, न्यूक्लियोफाइल की पावर 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आता था, यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता था, यहाँ पर आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता था, ट्रांजिशन स्टेट। ग्राफ इस तरीके बनता था और उसके बाद यहाँ पर वॉल्डेन इन्वर्जन देखने को मिलता था और ये एक स्टेप में होता था, इसीलिए इसे कंसर्टेड रिएक्शन बोलते थे। ये सारी चीजें आपको समझ में आई जितना अभी रिवाइज कराया गया। हर्ष, जो व्हाट्सएप टेलीग्राम पे तुमने क्वेश्चंस भेजा था उसको रीसेंड करो, जो टेलीग्राम पे भेजा था SN1 SN2 रीसेंड करो टेलीग्राम पे जाके। वेट करिए, क्वेश्चन इस पे करवा देते हैं। ये जितना रिवाइज कराया सब समझ में आया? आपके एग्जाम में सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पहचानने आने लगा तो हो जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है, सब करा दे रहा हूँ। बताइए। इन इनमें से कौन सा SN2 रिएक्शन देगा? बेटा SN2 एक बार जाके वीडियो की रिकॉर्डिंग फिर से देखिएगा। अब इतना बड़ा टॉपिक है, फिर से कवर कैसे कराएं? एक बार जाके आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, फिर नहीं समझ में आएगा तो अगले लेक्चर में पूछ लीजिएगा। रिकॉर्डिंग देखिए पहले, इतना बड़ा टॉपिक है, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं फिर से समझा दूँ। अगर आपने वीडियो दोबारा देखा ना समझ में आया तो मैं समझा सकता हूँ। इसको अरेंज करना है, क्या कहते हैं, ये बताना है इसमें से SN1 रिएक्शन कौन कौन देगा। SN1 रिएक्शन कौन कौन देगा? Which one of the following will give SN1 reaction?
ध्यान से देखिए, मल्टीपल भी सही हो सकता है, मतलब क्या एक बोल दिया तो एक ही सही होगा? टू किसको दिख रहा है भाई? एक तो ये देगा, एक तो ये देगा, हो गया, बाकी ये दोनों नहीं देंगे। ये भले 1 डिग्री का है, ये भले 2 डिग्री का है, ये भले क्या कहते हैं आपका 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का है, मगर सीरियल निकाल के देखो ना बनता क्या है। यहाँ पर निकालोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये देगा। यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 1 डिग्री का, मगर रेजोनेंस स्टेबलाइज है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो एसएन1 रिएक्शन देगा। पहला और तीसरा आंसर होगा। आप लोग पता नहीं कैसे 2 टिक कर रहे हैं। विनाइल कार्बोकैटायन बाकी दोनों में बनेगा, वो लीस्ट स्टेबल होता है। इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आप लोग गलत कर रहे हैं तो ठीक ही है। चलिए क्वेश्चन लिखें। वोटिंग दूंगा तब इसको लिखिएगा। आंसर उस चैट सेक्शन में नहीं देंगे। जब भी एसएन1 रिएक्शन पूछता है तो पहले आप हेलोजन को निकाल के उस पर एक पॉजिटिव चार्ज लगा के देख लीजिए रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है। इसको मुझे कराना पड़ेगा, इसका कोई आंसर मुझे मतलब सॉल्व करना पड़ेगा खुद। तो आप लोग सॉल्व करिए, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। पोल्स में आप वैसे ही लिख दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, पोल नहीं देना। देखिए कौन सा आंसर सही होगा। ट्राई टू सॉल्व। सभी से बी आर निकाल के पॉजिटिव चार्ज लगाइए। बी वाला सर। चलिए देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कार्बन से बी आर जुड़ा है, अगर कार्बन निकल गया तो यहाँ पर ये बना पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये बना आपका एलाइल कार्बोकैटायन। और ये एलाइल कार्बोकैटायन कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का है। यहाँ से जब बी आर निकला तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये आपका कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? यहाँ पर कार्बन होगा, ये आपका एलाइल कार्बोकैटायन है, मगर 2 डिग्री का है। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये 2 डिग्री का एलाइल कार्बोकैटायन है। यहाँ से बी आर जब निकलेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाइए। ये आपका एलाइल कार्बोकैटायन है 1 डिग्री का। यहाँ से बी आर निकालिए, ये आपका बन गया विनाइल कार्बोकैटायन। ये आपको दिखा विनाइल कार्बोकैटायन। तो इसको पी माने थे, इसको क्यू माने थे, इसको आर माने थे, इसको एस। तो एक बात तो साफ हो गई कि एस जो है वो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। एस की स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे कम, क्योंकि ये विनाइल कार्बोकैटायन है, तो ये एसएन1 रिएक्शन सबसे स्लो देगा, तो ये ऑप्शन गायब हो गया। अब इनमें से देखना है, ठीक।
अब देखिए ये भी एलाइल कार्बोकैटायन है, कितने डिग्री का, 1 डिग्री। ये भी 1 डिग्री का है और ये 2 डिग्री। 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे पहले क्यू आएगा। अब देखो ये भी निकल गया। अब इन दोनों में से सेलेक्ट करना है, ठीक। क्यू पहले आएगा, एस लास्ट में आएगा, ये दो बात क्लियर है। अब इसमें देखिए ये जो है यहाँ पर रेजोनेंस देखिए, पॉजिटिव सिंगल डबल, यहाँ पर पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल, तो यहाँ पर रेजोनेंस ज्यादा दूर तक है, यहाँ पर रेजोनेंस ज्यादा दूर है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया क्यू। क्यू के बाद आएगा आपका आर, आर के बाद आपका आएगा पी, पी के बाद आएगा एस। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। कितने लोग को ये बात समझ में आई? जिनको नहीं आई वो हाथ उठाएं, फिर से समझा दूं। जिनको नहीं आई उनको ठीक, अल्फाज ठीक। और कोई? देखो बेटा पहले तो क्वेश्चन में तुम बी आर निकालना सीख लो, ठीक। सब जगह से पहले बी आर निकालो, क्योंकि निकलेगा तो बी आर ही। तो जब यहाँ से बी आर निकलेगा तो यू विल गेट, यहाँ पर कार्बन है, ये आपका एलाइल कार्बोकैटायन है, पॉजिटिव सिंगल डबल, मगर ये कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है। यहाँ पर बी आर जुड़ा था, जब हमने बी आर को निकाला तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया। ये जो एलाइल कार्बोकैटायन बना है पॉजिटिव सिंगल डबल, ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है एलाइल कार्बोकैटायन। यहाँ से जब हमने बी आर को निकाला तो यहाँ भी एलाइल कार्बोकैटायन बना कि नहीं, और यहाँ से जब बी आर निकाला यहाँ पर बी आर जुड़ा था, जब यहाँ से निकाला तो ये आपका बना विनाइल कार्बोकैटायन। ये विनाइल कार्बोकैटायन है तो लीस्ट स्टेबल होगा, ये SN1 रिएक्शन नहीं देगा, मतलब यहाँ पर S जो होगा लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर जहाँ पर S एकदम लास्ट में हो वो सब ऑप्शन सही होंगे, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये 1 डिग्री का एलिल कार्बोकैटायन, ये भी 1 डिग्री का एलिल कार्बोकैटायन, और ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का। तो 2 डिग्री का एलिल कार्बोकैटायन 1 से ज्यादा स्टेबल होगा, तो सबसे पहले कौन आएगा, क्यू आएगा, ठीक। अब तुमको आर और एस में देखना है। आर में रेजोनेंस देखोगे तो ज्यादा दूर तक है, पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल, रेजोनेंस ज्यादा दूर तक है। और यहाँ पर पॉजिटिव सिंगल डबल, ज्यादा दूर रेजोनेंस नहीं है। जब रेजोनेंस ज्यादा दूर तक कॉन्जुगेशन होता है तो उसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पर रेजोनेंस देखो कहाँ से है, 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन ज्यादा दूर है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू पी। तो आंसर आ जाएगा क्यू आर पी एस। बोलो समझ में आया? क्यू वाले में अनसैचुरेशन एट बीटा पोजीशन, कार्बन ऐसा, ठीक है। ये भी कह सकते हैं, जो कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो भी सही है कि अगर अनसैचुरेटेड पोजीशन, अनसैचुरेटेड बॉन्ड बीटा पोजीशन पे है तो SN1 रिएक्शन तेज होता है। उसका रीजन यही है कि अगर अनसैचुरेटेड बीटा पोजीशन पे होगा तो एलिल कार्बोकैटायन बनेगा, और एलिल कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। बाकी सब में अनसैचुरेटेड जो डबल बॉन्ड बता रहे हो उसमें भी बीटा पोजीशन पे ही है, ऐसी बात नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया अब सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, assuming no other changes, what is the effect? इसका आंसर जब मैं बोलूंगा तब आप करेंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डबलिंग both the concentration of alkyl halide and nucleophile in the following reaction? ये तो इतना सरल क्वेश्चन है, कोई लोग कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं देंगे?
वेट करिएगा। चलिए बताइए आंसर। थोड़ा बुद्धि प्रयोग करेंगे, जो केमिकल काइनेटिक्स पढ़े होंगे उन्हीं को ये क्वेश्चन आएगा, जो केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हैं ढंग से, और जिनको थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये कौन सा रिएक्शन है, SN1 है कि SN2, वही आंसर कर पाएंगे। जो जान जाएंगे कि ये रिएक्शन SN1 है कि SN2 वही कर पाएंगे। जिनको रेट लॉ लिखना आता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K टाइम्स क्या आएगा, तुक्का मारिएगा तो नहीं हो पाएगा, एकदम सरल क्वेश्चन है। सबसे कम समय में हर्ष, गुड। उसके बाद बुशरा, दीक्षा, एरम, प्रांजलि, प्रिया, 6 लोग ने सही आंसर दिया। बाकी 6 पूरा गलत दिए हैं। बहुत सही, सत्यम, श्रेया, मोहम्मद, अल्फाज सब गलत दिए हो। 2 लोग डी भी टिक कर दिए हैं, निखिल और विवेक शर्मा। छोड़ो ये सब कहानी, ये बताओ SN1 रिएक्शन है कि SN2? जो रिएक्शन दी है ये SN1 है कि SN2? उसके बाद कहोगे सर समझ में नहीं आया, SN2 है। देखो अभी भी SN2 लिख रहे हैं, SN2 लिखा जा रहा है। वाह बेटा, प्रियांशी, वैभव, अल्फा। मारूंगा मुंह घूम जाएगा, या तो क्लास करके आया करो या तुक्का मत मारा करो। SN1 रिएक्शन की SN2 रिएक्शन नहीं पहचान पा रहे हो, क्या ही करोगे तुम लोग लाइफ में। कल 3 दिन से यही रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, अब यही नहीं समझ में आ रहा है SN1 है कि SN2। रिएक्शन देख के SN1 SN2 नहीं पहचान पा रहे हो तो क्वेश्चन क्या कर पाओगे तुम। ये 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड है। कितनी बार चिल्ला के बताएं कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 रिएक्शन देता है, कितनी बार बोलूं ये कहानी। कितने डिग्री का एल्किल हैलाइड है? 3 डिग्री, ये समझ नहीं आता। 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड है तो आपको पता है ये SN1 रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K टाइम्स एल्किल हैलाइड की पावर 1। और यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले इतनी कथा किस लिए लिखा था, क्यों लिखा था ये कहीं के। बस रेगुलर नहीं करेंगे, बस तुक्का मारना रहता है। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K टाइम्स एल्किल हैलाइड की पावर 1। न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है, न्यूक्लियोफाइल की पावर 0, चाहे जितना बढ़ा दो। इसको R1 लिख दे रहे हैं, ठीक। अब हमने जब कंसंट्रेशन एल्किल हैलाइड का दुगना कर दिया तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाएगी, इसको R2 लिख रहा हूँ, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स एल्किल हैलाइड की पावर 1। पहले कंसंट्रेशन जो था दुगना हो गया तो 2 इंटू एल्किल हैलाइड कर दिया। ये 2 के पावर 1 है तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा K टाइम्स एल्किल हैलाइड। और K टाइम्स एल्किल हैलाइड क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन 1। रेट ऑफ रिएक्शन दुगना हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात थी। एल्किल हैलाइड में जितना गुना करोगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना गुना ही बढ़ेगा। नोट लिख लो, ना इतना दिमाग काम करे ना तो प्रयोग भी ना करना चाहिए, नोट लिख लो। इन केस ऑफ, दिमाग को तो खर्च करना ही नहीं है आप लोग को। इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन the rate of reaction becomes, if the concentration of alkyl halide, न्यूक्लियोफाइल से कोई मतलब ही नहीं है, एल्किल हैलाइड increases by x time, rate of reaction also becomes x time। जितना एल्किल हैलाइड दुगना तुगना चौगुना करोगे रेट ऑफ रिएक्शन भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। अब अगला क्वेश्चन सुनो, देखो अभी देखना, अभी फिर कितने लोग गलत करेंगे देखना, कोई कमेंट में नहीं लिखेगा, ठीक। अभी देखिएगा, मैं फिर दिखाता हूँ कितने लोग यहाँ गलत करेंगे। अब कोई ऐसे ना होने चाहिए जो आंसर ना करें। चलिए पोल करिए, करिए आंसर। और ये जो बीच में क्लास छोड़ के भाग जाते हैं उनको मैं भगा ही दूंगा। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्लास छोड़ देना है। जैसे क्वेश्चन हो जाएगा अभी ज्वाइन करेंगे। अभी 18 लोग, 5 लोग जो नहीं लिख रहे हो,
2 लोग अभी बचे हो। अभी देखना कितने लोग। देखो एक और भाग गए, जान रहा हूँ ना। दो लोग कौन नहीं आंसर किए हैं? कोमल और निकिता, आप लोग पढ़ने में नहीं मन लग रहा है। सौम्या अभी एक ही पे टिप लटकी हैं। 13 लोग सही आंसर किए हैं। सौम्या जी अभी भी आपको एक ही लग रहा है, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अभी लिख रहा हूँ, ऊपर नोट लिख रहा हूँ कि अगर एसेनमन रिएक्शन में एल्किल हैलाइड का कंसंट्रेशन जितना गुना करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना गुना हो जाएगा। और कैसे बोलूं भाई, किस भाषा में समझाऊं कि एसेनमन रिएक्शन में एल्किल हैलाइड का कंसंट्रेशन जितना गुना बढ़ा दोगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना गुना बढ़ेगा। न्यूक्लियोफाइल से हमें कोई मतलब नहीं है। एल्किल हैलाइड का कंसंट्रेशन 3 गुना कर दिए, रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 गुना हो जाएगी। अब इसको किस भाषा में मैं समझाऊं जिसको आपको समझ में आए। अगला क्वेश्चन देखिए। डिक्टो क्वेश्चन वही है। कोई लोग कमेंट में आंसर नहीं देंगे। से इसकी नहीं दिखाई। अभी ये दिख रहा है सही से? देख रहा हूँ कुछ लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, बस क्लास में आके बैठ गए। बार बार उनको मोटिवेट करना पड़ रहा है, करिए आंसर। वेरी गुड सत्यम 0.4 सेकंड, दूसरा 0.5, वैभव 0.6, कोमल 0.7, मोहम्मद अल्फाज 7। तो 5 लोग जो ये आंसर किए हैं, ये 1 सेकंड से भी कम समय में 0.7 सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर किए हैं। देखो कुछ लोग डी में भी हैं, इनका भी नाम पढ़ देता हूँ। निखिल, प्रियांशी, आयुष डी, दीक्षा, श्रेया वेरी गुड, डी भी टिक कर दो। वाह बेटा सौम्या, ए भी टिक कर दो। टिक टिक, बस यही करो तुम लोग। उसके बाद कहना मत पता नहीं क्या पढ़ाया थे, कुछ आया नहीं। बताओ रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर क्या लिखोगे? ये कौन सा रिएक्शन है, SN1 की SN2? SN1 है कि SN2 है जो रिएक्शन दी गई है?
पोस्ट में आंसर दीजिएगा सभी लोग। SN2 है। SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन लिखो सभी लोग, लिखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, SN2 में क्या आता है। इसका मतलब आप लोग प्रीवियस क्लास रिवाइज नहीं करके आए थे। टू टाइम्स एल्किल हैलाइड का लिख रहे हो भाई आयुष? रेट ऑफ रिएक्शन का मैं ऑर्डर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ऑर्डर नहीं पूछ रहा हूँ। ऑर्डर और रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क होता है। गुड, ठीक। रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K टाइम्स एल्किल हैलाइड की पावर 1 न्यूक्लियोफाइल की पावर 1। जितने लोग गलत कर रहे हैं इनको मैं जान रहा हूँ ना, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया ही नहीं गया है, नाम का पढ़ाया गया है। ये हो गया, इसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को R1 लिख दे रहे हैं, रेट पहले जो रेट ऑफ रिएक्शन था। अब जब कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो एल्किल हैलाइड का पहले कंसंट्रेशन जो था उसका दुगना कर दिया, न्यूक्लियोफाइल का भी कंसंट्रेशन दुगना कर दिया, ठीक है। 2 और 2 बाहर आएगा, 2 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 1, बाकी अंदर सेम, अंदर यही रहेगा K टाइम्स एल्किल हैलाइड इनटू न्यूक्लियोफाइल। ये तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन 1 है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन 2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन 1, 4 गुना बढ़ेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। आंसर करिएगा। विवेक, सौरभ, निकिता, आंसर आप लोग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोग क्लास नहीं कर रहे हैं। सौम्या जी आपका सारे आंसर गलत आ जा रहे हैं। चलिए, आयुष गुड, 0.2 सेकेंड, श्रेया वेरी गुड, मोहम्मद अल्फाज वेरी गुड। ये लोग 1 सेकेंड से कम समय में कुछ आंसर किए हैं। भाई देखो, तुमको मैं सिंपल सा फॉर्मूला समझा दे रहा हूँ,
इससे ज़्यादा मैं क्या करूँगा आपको। अगर आप घर पे दिमाग छोड़ के आ गए हैं, पढ़ने के मूड से तो आए नहीं है, बस टाइम पास कर रहे हैं। याद रखो, SN1 रिएक्शन में क्या करेंगे, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, जितने टाइम्स एल्किल हैलाइड बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतने टाइम बढ़ जाएगा। अगर एल्किल हैलाइड को दुगना कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन दुगना हो जाएगी, एल्किल हैलाइड को आधा कर देंगे रेट ऑफ रिएक्शन आधा हो जाएगी, एल्किल हैलाइड को 1,00,000 टाइम्स कर देंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी 1,00,000 टाइम बढ़ जाएगी। ठीक है। SN2 रिएक्शन में देख लो, अगर एल्किल हैलाइड को m गुना कर दें, मान लो 2 गुना कर दिए तो m की वैल्यू क्या कर दें, 2, और न्यूक्लियोफाइल को n गुना कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना बढ़ेगी या घटेगी, वो होगा m गुणे n। जैसे अभी क्या किए थे, एल्किल हैलाइड को तिगुना किए थे, न्यूक्लियोफाइल को दुगुना किए थे, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना बढ़ जाएगी, 6 गुना बढ़ जाएगी। एल्किल हैलाइड को आधा कर दो, न्यूक्लियोफाइल को दुगना कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन में कितना चेंज आएगा, कुछ नहीं आएगा, जितना था उतना ही होगा। एल्किल हैलाइड को 10 गुना कर दो, न्यूक्लियोफाइल को 50 गुना कर दो, तो चेंज कितने का आ जाएगा, 5000 गुना टाइम्स। बोलो आप समझ में आया कि और कुछ समझाऊं इसमें। बोलो आप समझ में आया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखो, अब भी कितने लोग गलत बताएंगे। अगर मान लो एल्किल हैलाइड एक SN1 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, एल्किल हैलाइड को दुगना कर रहे हैं और न्यूक्लियोफाइल को 5 गुना कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना बढ़ेगा, 10। समझ में आया, 2 गुणे 5। अब इससे सरल मैं नहीं समझा सकता, अगर अब भी नहीं आ रहा है तो जाके गणित का गुणा भाग देखो। इसमें 2 क्वेश्चन अभी बचे हैं, उसको मैं आज इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि पहले इतना इनको पच जाने दो, फिर अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूंगा। अभी 2 क्वेश्चन मैं इस PDF के छोड़ रहा हूँ, ठीक। पहले इतना इनको पचने दो, फिर आगे देखा जाएगा। 2 क्वेश्चन और कराना है मुझे इस पे, अब इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। रेसमाइजेशन किस रिएक्शन में होता है ये सब याद है ना, इन्वर्जन किस में होता है। ठीक ठीक ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे ही बता दो, मान लो हमने एक SN1 रिएक्शन लिया, SN1 रिएक्शन सॉरी एक SN2 रिएक्शन लिया, उसमें हमने एल्किल हैलाइड का कंसंट्रेशन 5 गुना किया और रेट ऑफ रिएक्शन 20 गुना बढ़ गई, तो बताओ न्यूक्लियोफाइल कितना गुना किए होंगे, 4 गुना। ठीक 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 ठीक, गुड, समझ गया समझ गया। अगली हेडिंग डालो, यहाँ पर आपका पहला रिएक्शन कंप्लीट हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हेडिंग डालो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कुछ बातें जाननी है आपको। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगली हेडिंग डालिए। और इसमें पहली हेडिंग डालिए कायरल कार्बन, पहली हेडिंग डालिए कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। लिखिए कार्बन whose all four valencies
are different is called chiral carbon. कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट होगी उसे कायरल कार्बन बोलेंगे। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन से जितने चारों वैलेंसी पे अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं कि नहीं, C2H5, CH3, Br और H, तो इस कायरल कार्बन को हम लोग बोलेंगे कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टार बना देते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टार। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टार। ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी पे अलग अलग ग्रुप जुड़े हों उसे हम लोग बोलेंगे कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार बना के। बोलो कायरल कार्बन समझ में आया सभी को? कायरल कार्बन में किसी को कुछ दिक्कत? ठीक। कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग होगी दैट विल बी कॉल्ड कायरल कार्बन। इसी में और लिख लेना, कायरल कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड, कायरल कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड asymmetric कार्बन। asymmetric कार्बन। अगली हेडिंग देखिए, कायरल कार्बन जान गए। अगली हेडिंग है कायरल एटम और स्टीरियो जेनिक एटम, या इसी को हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिक एटम। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। अगर तीनों पे अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे कायरल एटम या कायरल नाइट्रोजन बोल सकते हैं। इसको हम स्टीरियोजेनिक एटम भी बोल सकते हैं, इसको हम एसिमेट्रिक एटम भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर कार्बन आ जाएगा तो इसे हम कायरल कार्बन या स्टीरियोजेनिक कार्बन बोलेंगे या तो एसिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे। ठीक, मतलब कि कोई भी एटम जिसकी चारों वैलेंसी अलग होगी उसे हम क्या बोलेंगे, कायरल एटम। बट कायरल एटम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यह है कि एटम शुड बी sp3। एटम sp3 होना चाहिए। बताओ इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। अच्छा यूज sp2 दिख रहा है, sp3 है। कैसे कैसे कोई बताएगा? बहुत गलती हो रही तुमसे। 3 बॉन्ड पेयर हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर मिला के 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो कायरल कार्बन के लिए आप उसी कार्बन का हम लोग देखेंगे जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। पहली बात तो एटम क्या होना चाहिए कायरल होने के लिए, एटम शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और सेकेंडली ऑल वैलेंसीज मस्ट बी डिफरेंट, ऑल वैलेंसीज मस्ट बी डिफरेंट। तो कार्बन में था, कार्बन की भी वैलेंसी ऊपर वाले में क्या थी, sp3 थी। ये इसकी वैलेंसी sp3 और चारों वैलेंसीज डिफरेंट थी, तो इसे हम लोग बोलेंगे कायरल कार्बन। और इसी को हम लोग स्टीरियोजेनिक कार्बन बोल सकते हैं या इसी को हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन बोल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर नाइट्रोजन है तो इसे हम बोलेंगे कायरल नाइट्रोजन या स्टीरियोजेनिक नाइट्रोजन या तो एसिमेट्रिक नाइट्रोजन। बोलो यहाँ तक समझ में आई कहानी? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ तो बेटा अलग अलग ग्रुप ही तो कह रहा हूँ, चाहे अलग अलग ग्रुप कहो चाहे अलग अलग एटम कहो, यही कह रहा हूँ अलग अलग ग्रुप या अलग अलग एटम होने चाहिए। मतलब कार्बन की जो चारों वैलेंसी होनी चाहिए वो अलग अलग होनी चाहिए। ठीक, अगली हेडिंग डालो प्रोकायरल कार्बन।
कायरल समझ में आया। प्रो कायरल देखिए, प्रो कायरल कार्बन, प्रो कायरल के लिए 1 मिनट मुझे थोड़ा एग्जांपल सोचने दीजिए। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, लेट मी थिंक व्हाट डू, एक एग्जांपल मुझे कोई सोचने दीजिए। यस, 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 इस पे हम लोग HBr का रिएक्शन बना दें। ध्यान से देखिए, इस कार्बन को देखिएगा, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक Cl जुड़ा है और एक CH2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो ये कायरल कार्बन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कायरल कार्बन होने के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3। बट अगर हम इस पे HBr का रिएक्शन करा दें, तो HBr अगर ऐड कराएंगे तो इट विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू विच रूल, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। तो H उस हाइड्रोजन कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है, और Br उस पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन कम है। तो यू विल गेट CH3, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर Cl और Br यहाँ आके जुड़ेगा। बताओ ये रिएक्शन समझ में आई? बोलो ये रिएक्शन समझ में आई सभी को? ये रिएक्शन क्लियर है सभी को? मार्कोनिक ऑफ एडिशन किया है। ये मॉलिक्यूल पहले sp2 हाइब्रिडाइज था, अब sp3 हो गया। और जो मॉलिक्यूल पहले ए कायरल था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, कायरल में। तो कायरल से जब ए कायरल मॉलिक्यूल से कायरल मॉलिक्यूल बनाते हो, तो दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक सिंथेसिस। कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय एसिमेट्रिक सिंथेसिस? तो देखो ये पहले कायरल नहीं था, तो इसे बोलेंगे प्रो कायरल। प्रो कायरल मतलब जिससे कायरल बनता है उसे बोलते हैं प्रो कायरल। तो प्रो कायरल मॉलिक्यूल का कायरल में कन्वर्ट होना, या एक कायरल मॉलिक्यूल का कायरल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, एसिमेट्रिक सिंथेसिस। बोलो ये बात समझ में आई? बोलो ये बात समझ में आई सभी को? ठीक। तो कन्वर्जन ऑफ अ एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, पहला वाला एसिमेट्रिक इसलिए था क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइज था। तो कन्वर्जन ऑफ एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल इनटू अ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, इन कन्वर्जन ऑफ अ ए कायरल मॉलिक्यूल इनटू अ कायरल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एसिमेट्रिक सिंथेसिस। ठीक। और जो मॉलिक्यूल कायरल बनता है उसे हम बोलते हैं प्रो कायरल, जो पहले कायरल नहीं था अब हो गया उसे हम बोलते हैं प्रो कायरल। ठीक है। चलो अगला पॉइंट लिखिए। कायरल मीन्स नॉन सुपर इम्पोसिबल। कायरल मीन्स नॉन सुपर इम्पोसिबल। मान लो ये आपकी वाइन ग्लास है, इसका हमने मिरर इमेज बनाया, ये इसका मिरर इमेज है। और अगर तुम इसको उठा के इसके ऊपर रख दोगे तो ये सुपर इम्पोज कर जाएगा कि नहीं? सुपर इम्पोज कर गया। इसलिए इसको हम बोलेंगे, अगर मिरर इमेज हो और क्या कहते हैं सुपर इम्पोज कर जाए, तो इसे हम बोलेंगे ए कायरल। क्या बोलेंगे? ए कायरल। बट ध्यान से देखिएगा, सी का मिरर इमेज सी बनता है, इस तरीके बनेगा। बट अगर आप चाहें इसको इसके ऊपर
सुपर इम्पोज करा दें, तो ये कभी भी सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो ये दोनों, ये क्या कहलाएंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज कायरल। इसे क्या बोलेंगे, कायरल। अभी समझाऊंगा कायरल ए कायरल पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, कायरल। दिस विल बी कॉल्ड एज कायरल। तो याद रखना, अगर दोनों दो शेप एक दूसरे के मिरर इमेज हों और सुपर इम्पोसिबल होंगे तो उसे एक कायरल बोलेंगे। और अगर दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों क्या कहते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं मगर सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, तो वो एक कायरल होगा। जैसे आप अपने हाथ का अगर पंजा बनाइए, और इसका मिरर इमेज ये आएगा, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, मगर जब इसको उठा के रखोगे आप अपने हाथ पे, दाएं वाले हाथ को बाएं हाथ पे रखिए, देखिए आपके अंगूठे ओवरलैप करेंगे क्या, कभी नहीं करेंगे। आप अपने दोनों हाथ लीजिए और ओवरलैप कराइए, आपके दोनों अंगूठे ओवरलैप नहीं करेंगे, भले ही एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, मगर ये क्या कहते हैं, कभी भी सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, तो इसे बोलेंगे कायरल। कायरल बोलेंगे जब सुपर इम्पोज नहीं करेगा, और कर जाएगा तो ये कायरल। और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपकी बुगाटी है, ये इसका मिरर इमेज है। जब आप इसको मान लीजिए परफेक्टली सिमेट्रिकल है, परफेक्टली क्या है, सिमेट्रिकल, दो इक्वल भाग में कर सकता है, तो इसका मिरर इमेज यही होगा और दोनों सिमेट्रिकल हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज कर जाएगा, और ये क्या होंगे, ए कायरल होंगे। ठीक, इसी तरीके इसको भी देख लो, ए का मिरर इमेज ऐसे ही बनेगा। ठीक, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मतलब जिसको दो इक्वल भाग में काट सकते हो, तो इसका मिरर इमेज ये बनेगा, और ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हैं, तो ये ए कायरल होगा। बी देखो, बी का मिरर इमेज इस तरीके बनेगा, ये कभी भी सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, तो ये कायरल होंगे। बोलो कायरल ए कायरल समझ में आया। प्लेन ऑफ सिमेट्री आगे पढ़ेंगे, अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री आधे लोगों को पता ही नहीं होगी क्या होता है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। अगला पॉइंट लिखिएगा, कायरल मॉलिक्यूल्स आर chiral molecules are non super imposable image। जितने भी कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिरर इमेज एक दूसरे के होते हैं मगर सुपर इम्पोसिबल नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सी दिस, ये एक मॉलिक्यूल है, जब इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो लेटरल इन्वर्जन पढ़े थे, लेटरल इन्वर्जन में क्या कहता है, जो चीज राइट में होती है वो कहाँ चली जाती है, लेफ्ट में, और जो लेफ्ट में होता है वो कहाँ चला जाता है, राइट में। ध्यान से देख लो, ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, मगर ये कभी भी एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, तो ये क्या होंगे, ये कायरल भी है क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसीज क्या हैं, डिफरेंट हैं, ये कायरल है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो याद रखना, कायरल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट होती है, अगर उनका मिरर इमेज लेंगे तो कभी भी सुपर इम्पोज नहीं करेगा। इज दिस क्लियर और नॉट। अभी आपको समझाता हूँ कुछ और कहानी। अगली हेडिंग डालो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव
कंपाउंड। ये टॉपिक थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है, क्योंकि ये आपके अचानक से मतलब इस चैप्टर में क्यों दिया मुझे समझ में नहीं होता। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, इसमें लिखेगा अ कंपाउंड विच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ, ये यहाँ से अच्छे से पढ़ लेना, ये बायोमोलिक्यूल में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अ कंपाउंड विच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट is called optically active compound। अभी प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होता है, वो सब समझाऊंगा। अ कंपाउंड व्हिच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक, और यहां पर याद रखना दूसरी बात, ऑल मॉलिक्यूल्स व्हिच आर ऑप्टिकली एक्टिव, थोड़ा सब्र रखिएगा, must have one or more, all molecules which are optically active must have one or more chiral atom, but a molecule having more than one chiral carbon, more than one chiral carbon may or may not be ऑप्टिकली एक्टिव। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। अभी इसको समझाता भी हूँ, क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव, क्या होता है कायरल, क्या होता है एकायरल, सब समझाऊंगा। चलिए ध्यान से देखिए, एक कायरल मीन्स सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, और which has plane of symmetry or axis of symmetry। ध्यान से देखिएगा, एक मॉलिक्यूल हम लोग ले रहे हैं CH3 C Cl Br C Cl Br CH3। अब ध्यान से देखो पहले कार्बन को, ये जो पहला कार्बन है इसमें एक ही कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये कभी भी कायरल तो हो नहीं सकता। इस वाले कार्बन को देखो, इससे एक CH3 जुड़ा है, एक Cl जुड़ा है, एक Br जुड़ा है और एक C जुड़ा है, मतलब इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो ये कायरल कार्बन है। इसी तरीके इस कार्बन को भी देखो, तो इधर Cl, इधर Br, इधर CH3, इधर C, इसके चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो ये भी कायरल कार्बन है। यहाँ पर 2 कायरल कार्बन है, कितने कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन। मगर देखो अगर इस मॉलिक्यूल को हम 20 से डिवाइड कर दें तो ऊपर वाला जो भाग है वो डिक्टो नीचे जैसे भाग से बराबर है कि नहीं, मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है।
ऐसे मॉलिक्यूल जिसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है किसी एक लाइन के थ्रू, इसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो लाइन है जिसके जिसके बीच से हम मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखने में एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है कि नहीं, इधर भी Cl, इधर भी Cl, इधर Br, इधर भी Br, इधर भी CH3, इधर भी CH3। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल। और अगर ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो ये कायरल नहीं, ए कायरल होगा। क्या होगा, ए कायरल। और जो ए कायरल होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में ना तो उसको दाएं में भेजेगा ना तो बाएं की तरफ भेजेगा। इसको मैं फिर से एक बार डिटेल में समझाऊंगा, अभी सिर्फ इतना जान लो कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसको दो इक्वल भाग में डिवाइड किया जा सकता है वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है। और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में भले ही देख लो यहाँ पर कायरल कार्बन है मगर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। याद रखना, अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो कम से कम एक कायरल एटम जरूर होगा। पर कायरल एटम हो तो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे यहाँ पर देखो कायरल एटम दो दो थे मगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं था क्योंकि मॉलिक्यूल को दो इक्वल भाग में डिवाइड किया जा सकता है। अगला देखो, ध्यान से देखिएगा। ये कार्बन से तीन कार्बन हाइड्रोजन जुड़े हैं तो ये कभी कायरल हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके तीन वैलेंसी सेम है। यहाँ पर कार्बन से देखो एक CH3, एक I, एक Br जुड़ा है और नीचे C जुड़ा है तो ये कायरल है क्योंकि इसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट है। इसी तरीके इस कार्बन को भी देखो, इधर CH3 जुड़ा है, इधर Br, इधर Cl और इधर कार्बन, तो ये भी चारों वैलेंसीज डिफरेंट है। तो इसमें दो कायरल कार्बन है। कितने कायरल कार्बन, दो कायरल कार्बन है। मगर यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल भाग में डिवाइड नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है और अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो ये मॉलिक्यूल होगा कायरल। क्या होगा, कायरल। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दो कायरल कार्बन है और ये मॉलिक्यूल पूरा कायरल है क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जिसके बीच से ये मॉलिक्यूल दो बराबर भाग में कट जाए। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। दिस विल बी कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अभी इसको मैं डिटेल में फिर से लूंगा, परेशान मत होइए। अभी ये कुछ पढ़ाया नहीं है आपको, बस ये दिखाया गया था कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल को दो भाग में अगर इक्वल भाग में काट सकते हो तो वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा और वो एकाइरल होगा। वो प्लेन पोलराइज लाइट को ना तो दाएं की तरफ घुमाएगा ना तो बाएं की तरफ, ठीक। बट अगर मॉलिक्यूल दो इक्वल भाग में डिविजिबल नहीं है और उसके पास कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और प्लेन पोलराइज लाइट को या तो दाएं घुमाएगा या तो बाएं। अब क्वेश्चन उठता है ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, दाएं बाएं वाला कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए कल इसको हम डिटेल में आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बताएंगे कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होती है, लीवो रोटेटरी क्या होती है, वो सब। जैसे आप लोग ग्लूकोज चढ़वाए हो, ग्लूकोज जब चढ़वाते हो तो कितने लोग यहाँ डॉक्टर की फैमिली से हैं, कोई डॉक्टर है यहाँ जिसके घर में डॉक्टर हो, कोई ऐसा लड़का है जो इसके यहाँ डॉक्टर हो। बताइए बुशरा दी, आपके यहाँ जो ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ग्लूकोज की बोतल, उसमें ग्लूकोन जो ग्लूकोज होता है वो एल चढ़ाते हैं कि डी वाला चढ़ाते हैं। कभी ग्लूकोज की बोतल पे देखें एल लिखा होता है कि डी।
कभी भी ग्लूकोज चढ़वाए हो उस पर क्या लिखा होता है, एल लिखा होता है कि डी लिखा होता है? चलो अब ध्यान दे दीजिएगा, ठीक। अच्छा, ग्लूकोज को गोली मारो। ग्लूकोन डी पिए हो? ग्लूकोन डी, ग्लूकोन डी तो याद है। वहां पर जो डी लिखा होता है वो सजावट के लिए नहीं लिखा होता, उसका मतलब होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट को दाएं की तरफ घुमाएगा। तो सब सिखाएंगे आपको, परेशान मत होइए। जो चीनी घर पे खाते हो, चीनी जो घर पे खाते हो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। एमाइंस लीवो रोटेटरी होते हैं, सब समझाऊंगा, ठीक। तो कल की क्लास में आपको समझाया जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है, लीवो रोटेटरी क्या है। आज सिर्फ इतना समझ लो, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग होगी उसे कायरल कार्बन बोलेंगे, मगर कार्बन किस स्टेट में होना चाहिए? sp3। कायरल अगर नहीं है, कायरल में कन्वर्ट हो सकता है तो उसे हम प्रो कायरल बोलेंगे, और कन्वर्जन ऑफ प्रो कायरल इनटू कायरल इज कॉल्ड एसिमेट्रिक सिंथेसिस। उसके बाद याद रखिएगा कि कोई भी बड़ा सा मॉलिक्यूल हो जिसमें एक से ज्यादा कार्बन हो, तो उसमें देखिए कि कार्बन कितने कायरल हैं। अगर उस मॉलिक्यूल को दो बराबर भाग में काटा जा सकता है तो उसे हम बोलेंगे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो भले ही उसमें कायरल कार्बन होगा तब भी वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। याद रखना, अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसमें पक्का एक कायरल कार्बन जरूर होगा। पर कायरल कार्बन है और वो ऑप्टिकली एक्टिव हो ये जरूरी नहीं है, तो इनवर्स नहीं चलेगा। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो एक कायरल कार्बन जरूर होगा, या एक से ज्यादा भी हो सकता है। बट कायरल है और ऑप्टिकली एक्टिव हो तो उसका कोई संबंध नहीं है। जैसे मैंने अभी पढ़ाया था कि इसमें दो कायरल कार्बन थे मगर ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल था, दो भाग में कट जा रहा था, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कौन होते हैं? जो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो दाएं की तरफ घुमाएं या तो बाएं की तरफ। कल हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे यूट्यूब से कि प्लेन पोलराइज लाइट होती क्या है। अच्छा, एक सेकेंड रुकिए, मैं देख ही लेता हूँ, 1 मिनट होल्ड ऑन करिए। वेट करिए। चलिए देखिए, वेट करिए। सभी को दिख रहा है स्क्रीन? जो ऑर्डिनरी बल्ब होता है उसका वाइब्रेशन चारों डायरेक्शन में होता है, ठीक। बट इसको वेव सारी डायरेक्शन में जा रही है बल्ब की। इसमें हम लोग निकोल प्रिज्म लगाते हैं। निकोल प्रिज्म क्या करता है, जो वाइब्रेशन डिफरेंट डायरेक्शन में होता है उसको कैंसिल करके सिर्फ एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन जाने देता है। जैसे इसमें परपेंडिकुलर वाली वाइब्रेशन जा रही है। ये सब मैं समझाऊंगा, सिर्फ वीडियो देख लो अभी। इसको बस देख लीजिए, अभी मैं सब समझाऊंगा।
वेट करिए, मैं आपको और देखिए वीडियोस इस पे प्ले कर रहा हूँ, इसको सब समझाया जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए ये जो ऑर्डिनरी बल्ब है, इसके वाइप जो आपके घर पे वाइप बल्ब लगे होते हैं, उससे लाइट सभी डायरेक्शन में जाती है। ऐसा है तो है नहीं कि टॉर्च के जैसे रूम में एक ही जगह लाइट आती है। जब आप बल्ब जलाते हैं तो लाइट की जो होती है वेव्स, वो सारे डायरेक्शन में जाती है। तो ऐसी लाइट जो जिसका वाइब्रेशन सारे डायरेक्शन में होगा, वो ऑर्डिनरी बल्ब में देखने को आपको मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर, अभी मैं इसको अपने से समझाऊंगा, परेशान मत होइए। ये जो बल्ब है देखो, इसके सारे वाइब्रेशन डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसमें कुछ कम वेव्स दिखाएं, लाखों वेव्स होंगे ऐसे, ठीक। जब ये जाके इससे टकराएं, इसे बोलते हैं निकोल प्रिज्म। ये निकोल प्रिज्म से बना होता है, ठीक। तो देखो, जब निकोल प्रिज्म से ये टकराया, तो जो बाकी वेव्स थी वो कैंसिल हो गई, सिर्फ वो वेव्स निकल रही हैं जो परपेंडिकुलर चल रही हैं। देखो बाकी जो साइड वाली वेव्स थी वो क्या हो गई, गायब हो गई। जो साइड वाइज जा रही थी, जो क्या कहते हैं, आपके निकोल प्रिज्म के परपेंडिकुलर होगा, वही वेव जा रही है। अब देखिए ये जो होगा, हमको पता करना होता है कि ये जो कंपाउंड दिया गया है, जो मॉलिक्यूल दिया गया है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। इसको हम इस ट्यूब में भरते हैं, पोलरीमीटर ट्यूब में। अगर ये ट्यूब लाइट जा रही है, जो वेव अगर ये दाएं या बाएं की तरफ घूम गई, तो मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो ये लाइट गई इसके अंदर, इस ट्यूब में हम लोगों ने वो सोल्यूशन भरा है, जिसको हमें पता करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसमें पक्का एक कायरल कार्बन होगा। अब देखिए ये जो वेव जा रही थी, ये किधर की तरफ टर्न कर गई, पहले के डायरेक्शन में। देखिए अगर आप देखेंगे तो आपके राइट हैंड की तरफ मूव की, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इस पे एक वीडियो में आपको प्ले करता हूँ। ये देखो पोलरीमीटर का जो होता है, ये रियल पोलरीमीटर ट्यूब है। ये देखने में ऐसे लगता है, पोलरीमीटर ट्यूब देखने में ऐसे लगता है। ये पोलरीमीटर ट्यूब है। ये जो आगे वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये क्या कहते हैं, आपका पोलरीमीटर में निकोल प्रिज्म लगा होता है। ये ट्यूब है जिसमें हम उस सब्सटेंस को भरते हैं जिसको पता करना होता है कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। और इधर से हम लोग देखेंगे कि कितने एंगल पे दाएं की बाएं की तरफ वो हमको मिल रहा है। इतने डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना एफर्ट देख लीजिए। और मैं एक आध वीडियो देख लेता हूँ अगर मिल जाए तो। ये जो बल्ब है, इसकी देखिए वेव्स किस डायरेक्शन में आते हैं। देखिए इस जो ये जो पोलराइजर है, निकोल प्रिज्म का बना होता है। इसमें देखो छोटे छोटे छेद हैं, और वो किस डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल। तो ये कौन सी वेव्स को जाने देगा, हॉरिजेंटल। जो वेव्स आएंगी उसमें से सिर्फ हॉरिजेंटल वेव इससे पास हो पाएंगी। देखो इसमें बहुत सारी वेव्स बनी, ये हरी वाली वेव्स देखो जो हॉरिजेंटल है, उसमें से पास होगी, बाकी पास नहीं हो पाएंगी। देखो बाकी वेव्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, और जो उस हॉरिजेंटल वाली वेव्स होगी वही पास करेगी। वेट करिए एक सेकंड और।
चलिए इसके आगे क्लास में कल मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ तक समझ में आया कुछ, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो दाएं में कर दें या तो बाएं साइड कर दें। ठीक, इसके आगे कल पढ़ेंगे डिटेल में, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, डिटेल में सब पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, यू कैन लीव द क्लास नाउ। थैंक यू सौम्या। आप अपना SN1 SN2 का वीडियो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।